उषा मेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक करने जा रहे हैं हम अस्थमा, जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, यदि दमा भी कहते हैं। जैसे किसी को अस्थमा होता है तो पल्मोनोलॉजिस्ट को हम दिखाते हैं। तो क्या होता है अस्थमा? ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और लॉन्ग टर्म टेंडेंसी का होता है, क्योंकि एक बार अक्यूट अटैक यदि किसी एलर्जन से हो जाता है तो वो एलर्जी कभी खत्म नहीं होती, टेम्परेरी रिलीव हो जाएगी, लेकिन उसी के जब कांटेक्ट में इंसान जाता है तो दोबारा से उसके साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म टेंडेंसी यानी क्रोनिक डिजीज है ये, ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे या ट्राइगर्स के कांटेक्ट में आने से बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो ब्रोंकियल ट्री हमारा ब्रोंकियल लूमन है, जो सांस लेने का रास्ता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता है, वो पाइप है, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ये इट इज नॉट क्यूरेबल परमानेंटली, ये कभी भी क्योर नहीं हो पाता परमानेंटली, क्योंकि इंसान जिस दायरे में रहता है तो उसे यदि किसी को एलर्जी है किसी चीज की तो वो कांटेक्ट में जरूर आएगा, लेकिन यदि वो ध्यान रख लेता है कांटेक्ट से तो बच सकता है। ये केवल मैनेजेबल डिजीज है। क्या साइन सिम्टम होते हैं हमारे? देखो 3 फैक्टर अस्थमा में काम करते हैं। सबसे पहले जैसे ये हमारा ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी मतलब सिस्टम है, इसमें ट्रेकिया से तो 2 पार्ट ब्रोंकाई के, बड़ी ब्रोंकाई है, इनसे अलग हो जाती है, फिर छोटी छोटी ब्रोंकाई बन जाती है, फिर ब्रोंक्यूल बन जाते हैं। ब्रोंक्यूल के पास होती है एल्वेलाई, जो एयर की पॉकेट होती है। ये अगर एयर की पॉकेट होती है, इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। और जैसे इस राइट साइड के 3 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड के 2 लोब होते हैं, तो ये जब भी मतलब ये डिजीज होती है तो क्या होता है इसमें, जैसे हमारा ये ब्रोंकियल ट्री का एक ल्यूमन है, हमारा ये ब्रोंकाई का ल्यूमन है। ल्यूमन में क्या होता है, जो ये इनर लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग है ये नॉर्मल है, इसका ल्यूमन अच्छा चौड़ा है और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ये नॉर्मल ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल है। लेकिन जब हम किसी भी किसी भी ट्रिगर के कांटेक्ट में हम जाएंगे, ट्रिगर कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये ट्रिगर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रिगर कौन से, जैसे एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, ये ट्रिगर्स हैं या एलर्जन कह सकते हैं इनको। जैसे पोलन है, ग्रास है, एलगी यानी कि काई है, और कोल्ड एक्सेसिव कोल्ड होता है या एक्सेसिव हीट हो जाती है, या सडन चेंज वेदर का हो जाता है। पेट एनिमल्स के हेयर होते हैं जो उड़ते रहते हैं, और जो अस्थमेटिक पेशेंट है उसका और अस्थमा का कॉज कर देंगे। हाउस डस्ट है, बर्ड फीदर्स है, जैसे कुछ फूड आइटम है, शेलफिश, एग, चॉकलेट, और कुछ डस्ट माइट है, माउल्ड है, ये किस्म के फंगस हैं। पीनट्स है, जो मूंगफली से मूंगफली से जिसको एलर्जी होती है। या ये नॉन एलर्जिक में एयर पोल्यूशन है, कोल्ड हीट वेदर्स है, सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको स्मोकिंग तो बहुत ही ज्यादा अटैक का कारण बन जाता है। परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, और एक्सेसिव स्ट्रेस ये भी अस्थमा का कारण बन जाता है। फिजिकल यदि इंक्रीज फिजिकल एक्सरसाइज जैसे हम जिम में करते हैं, यदि वो भी है तो उसका अस्थमा का कारण बन जाता है। कुछ नशेड़ दवाइयां, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे एस्प्रिन या प्रोपोनोनोल, ये मेडिसिन है, हाइपरटेंशन को कम करेगी। तो वो मेडिसिन क्या होती है, अस्थमा का कारण बन सकती है। तो क्या होता है इसमें, जैसे ही मतलब ये ट्रिगर्स, एलर्जी को चाहे नॉन एलर्जी को, ये ट्रिगर्स कह दो या एलर्जन कह दो, जब इंसान के कांटेक्ट में आते हैं ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं ट्रिगर्स किसी को कैसे, हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल हमारी ब्रोंकियल ल्यूमन है, ऐसे ब्रोंकियल ल्यूमन जब ये मतलब ट्रिगर्स या जो हमारे एलर्जन है जब अटैक करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रोंकियल ल्यूमन है उसको इन्फ्लेम करेंगे। इन्फ्लेम करने के बाद और रिस्पॉन्स हमारा किसका होता है, इम्यून सिस्टम का, एंटीबॉडीज जो IgE है उनकी कवरिंग होती है इनके ऊपर। यदि जब वो मतलब, क्योंकि वो पहचानते हैं एलर्जी को पहचानते हैं, एसिनोफिल को बढ़ा देंगे वो, और साथ साथ में ESR रेट को बढ़ा देंगे। और क्या करेंगे, जो यहाँ का जो ये हमारी लाइनिंग, इनर लाइनिंग है, इसको कैसे करें, रेडनेस में ला दें। एलर्जी से क्या होता है, रेडनेस होती है,
रेडनेस में ला देंगे, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और मोटा होने से, इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है, नैरो ल्यूमन हो जाएगा इसका ब्रोंकियल जो वॉल है इसका। और उसके कारण क्या होगा, जब ये ट्रिगर्स बार बार हिट करते हैं, जब ये ट्रिगर्स जो अलर्जन है बार बार जब हिट करेंगे रेस्पिरेटरी पैसेज को, तो जो ब्रोंकिया के नैरो ब्रोंकाई है वो क्या करेगा, ब्रोंकोन है वो क्या करेंगी, जो उनकी लाइनिंग में एक म्यूकस सेक्रेशन होती है, म्यूकस सेक्रेशन नॉर्मली होती है, लेकिन कई बार ये ट्रिगर्स बार बार हिट करते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से जो म्यूकस है एक्सेसिव सेक्रेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज है, जैसे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एंटीबॉडीज जाती हैं तो वो एक एक्सेसिव सेक्रेशन का मतलब है जो भी आपके पास अलर्जन आया उसको ट्रैप कर लिया जाए, ट्रैप करके ताकि उसको मार दिया जाए किसी तरह से, और वो एक्सेसिव सेक्रेशन होती है। एक्सेसिव सेक्रेशन, ड्यू टू एक्सेसिव सेक्रेशन तो क्या होगा, जो एल्वेलाई है किससे फिल्ड हो जाएगी, ये एल्वेलाई म्यूकस से फिल्ड हो जाएगी, और ये क्या करेंगी, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, जैसे ब्लड कैपिलरीज है ये मान लो, और ये ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ले लेती हैं और ऑक्सीजन इसमें ब्लड कैपिलरीज में दे देती हैं, लेकिन जैसे ज्यादा कोलैबोरेशन होती है तो ये फिक्स होने की वजह से जो पाथवे है पैसेज का, उसमें एयर अच्छी तरह से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाती एक्सेल में, और इनहेल में ऑक्सीजन भी नहीं आ पाती, तो क्या हो जाता है, तो उससे साइन सिम्टम अपीयर होते हैं ड्यू टू अलर्जन या ट्रिगर्स। उसकी वजह से कौन से साइन सिम्टम, सबसे पहले बीजिंग, एक बांसुरी जैसी आवाज आएगी, गड़गड़ाहट की आवाज आएगी यदि हम स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे, और दूसरा प्रोलॉन्ग कफिंग होगी, पेशेंट को लंबे समय तक कफिंग रहेगी और ठीक होगी और पुरुलेंट भी हो सकती है, और नाइट टाइम में बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सांस ही नहीं आ पाएगा, बैठेगा इंसान तो बैठ नहीं पाएगा अस्थमा वाला पेशेंट, क्योंकि उसको दिक्कत आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हंगर ब्रेथ भी कहते हैं इसको, छोटी छोटी सांसें आएंगी, इंसान को ये लगेगा दूसरी सांस हो रहा है, हंगर ब्रेथ हो जाएगी इसकी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, डिस्निया, टैकीकार्डिया, जो हार्ट बीट है तेज हो जाएंगी, और चेस्ट में फुलनेस या टाइटनेस महसूस होगी, जैसे कुछ अंदर कोई भींच रहा कोई, और डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी क्योंकि बहुत सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट करने पड़ते हैं। रनाइटिस, रनाइटिस क्या है, स्नीजिंग, कफिंग या नोज ब्लॉक हो जाता है कॉमन कोल्ड की वजह से, तो यहाँ की जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो जाते हैं, राइनाइटिस, वो भी इन अलर्जन की वजह से हो सकती है, ये भी एक कारण बढ़ जाती है। लगातार यदि हम एक्सपोजर में रहेंगे इन चीजों के, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक जो भी ट्रिगर्स हैं वो हमारे को हिट करते रहेंगे, तो हमारे को अस्थमा के चांस ज्यादा रहेंगे। अब ऑक्यूपेशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है इसको और बढ़ाने में अस्थमा को। कैसे, जैसे जो लोग इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम करते हैं या खदानों में काम करते हैं, तो डस्ट वहां से, खदानों में काम करेंगे, माइंस में काम करें तो बम ब्लास्ट भी करते हैं, वहां पे धूल मिट्टी इतनी होती है तो वो इनहेल कर जाते हैं और उससे उनको ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल में चिमनी बहुत ऊंची ऊंची होती है, धुआं वगैरह आता है, और क्या होता है, कुछ जो फार्मर हैं वो के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फसलों पे छिड़कते हैं, पॉलन वगैरह साथ साथ, एक सीजनल है ये, जैसे सीजन में कोई चीजें आती हैं तो उस टाइम वेदर चेंज होता है, या अनाज की में से पॉलन निकलते हैं, तो इससे मतलब एनवायरमेंटल में कैसा हो, जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जैसे किसान लोग क्या पराली जला देते हैं, उससे इतना ज्यादा धुआं हो जाता है, जैसे गाड़ी हम अच्छी तरह से मेंटेनेंस नहीं कराते उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है ब्लैक कलर का, जैसे बहुत ज्यादा मतलब एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा धुआं ही धुआं हो जाता है, तो ये फैक्टर्स भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं अस्थमा को बढ़ाने में। तो उस टाइम में हिट करती हैं सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रोंकियल ट्री में, और ये क्या करती है, नैरोइंग मतलब बढ़ा देती, इन्फ्लामेशन कर देती, और जो आईजी का है, जो मास्ट सेल है, उसका ओवर रिस्पॉन्स होने लग जाता है और म्यूकस एक्सेसिव होने लग जाती इन चीजों को पहचानने के लिए। अब जेनेटिक फैक्टर भी होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बीमारी चलती है, यदि मतलब माँ और पिता दोनों को है तो 50% बच्चे को चांस हो जाते हैं अस्थमा के, यदि एक माँ में या पिता में तो 25% चांस हो जाते हैं जेनेटिक फैक्टर से। अब यदि ऐसे डायग्नोज कैसे करें हम, जब ऐसा अस्थमा का पेशेंट आते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायग्नोज में ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें सारी तरह के सेल जैसे WBC, एसिनोफिल रेज मिलेंगे, इसमें ESR रेज मिलेगा, और एक्सरे टेस्ट करेंगे ताकि मतलब हमें पता लगे
कहीं कोई और इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन तो नहीं, ब्रोंकाइटिस वगैरह तो नहीं, निमोनिया तो नहीं है। स्पायरोमेट्री करेंगे, इसमें लंग्स का फंक्शन टेस्ट हो जाए। सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन को टेस्ट करेंगे, जो चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसको पहचानने में हमारे को पता लग जाता है। अब कंट्रोल कैसे करें ऐसे अस्थमा को? अस्थमा को कंट्रोल हम इजीली कर सकते हैं। जो हमारे ट्रिगर्स हैं या हमारे अलर्जन हैं, यदि उनको पहचान ले और अच्छी तरह से उनके कांटेक्ट में ना आए, और जो हमारी प्रिवेंटिव जैसे मास्क लगाना है या उनसे दूर रहना है, जैसे पेंट होता है तो उस टाइम में पेंट के कांटेक्ट में मत आओ ना, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे बच सकते हैं। वार्निंग साइन है जो अटैक, जो हमारे अस्थमैटिक अटैक के वार्निंग साइन होते हैं, ट्रिगर्स हैं या अलर्जन है, इनसे हमें हम बचे तो हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अब मैनेजमेंट क्या करें इसकी? मैनेजमेंट, यदि किसी को अस्थमा है तो हम क्या करेंगे इसमें? मैनेजमेंट में सबसे पहला इनहेलर। यदि सीवियरिटी है किसी पेशेंट को या नहीं भी है सीवियरिटी और अस्थमा का अटैक है, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर में होता है। माइल्ड अटैक है तो ओरली मेडिसिन चल सकती है, लेकिन स्टीरॉयड थेरेपी चलती है, जैसे कोई सालबुटामोल है या स्टीरॉयड जाती है। स्टीरॉयड के काफी कॉम्प्लिकेशन भी है, लेकिन इनहेलर एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में नहीं जाता, ना ही ब्लड में जाता, केवल विंड पाइप में जाता है। दो पाइप होते हैं हमारे, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। विंड पाइप में हम मुंह से मतलब इनहेलर लेने का तरीका आना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है। तो हम काफी हद तक से हम अस्थमा को से बच सकते हैं। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते हैं, ओहो इनहेलर डॉक्टर ने लिख दिया और पता नहीं क्या होगा, वो इनहेलर उस टाइम यूज नहीं करते और क्रोनिक स्टेज में उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक ले जाते हैं। तो हमें इनहेलर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम तक काम करेगा, पूरी बॉडी में काम नहीं करेगा। और जो ब्रोंकाई को केवल क्या करेगा, ये ओपन करेगा, जो नैरो होते हैं। अलाउ टू क्विकली अब्जॉर्ब, क्योंकि ये क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है मेडिसिन। अब ब्रोंको डायलेटर भी देते हैं, ये क्या करेंगे, रिलीव द ब्रोंकोस्पाज्म। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, जो हमारे ब्रोंकियल ट्री में, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही तो नैरो होता है हमारा, जो नैरो होती है हमारा पैसेज। तो ये क्या करेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म को मतलब ठीक करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और स्टीरॉयड थेरेपी रिलीव करेंगे कंजेशन, जो हमारा भारीपन फुलनेस है उससे कंजेशन को दूर करेंगी, और जो ब्रोंकियल म्यूकस है एक्सेसिव सेक्रेट हो रही थी वो रिडक्शन में आ जाएगी। अवॉइड ट्रिगर्स, जितने ट्रिगर्स हैं या अलर्जन है उनके कांटेक्ट में आने से यदि बचे तो काफी हद तक इन चीजों से बचा जा सकता है। और टेक रेगुलर मेडिसिन, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार रेगुलर मेडिसिन लेने, जैसे इनहेलर लेना है तो 2 टाइम या 3 टाइम कितने पफ लेने हैं, इनका तरीका हमें पता होना चाहिए। बार बार डॉक्टर से फॉलो करवाना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि यदि स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं तो स्टीरॉयड थेरेपी काफी कॉम्प्लिकेशन भी करती है, जैसे गो लैग कर दिया, हम्प हो गया, काफी सारी मेडिसिन है, इनको टेपर ऑफ करना पड़ता है। अवॉइड स्मोकिंग, तंबाकू और सिगरेट स्मोकिंग वेरी इंजरियस टू हेल्थ, और खास तौर पे पल्मोनरी सिस्टम को। और फिजिकल एक्सरसाइज है, कई बार बहुत ज्यादा हम जिम में जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेसिव कर लेते हैं तो भी अस्थमैटिक अटैक हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान से करना है। और एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी हमारे अस्थमा के अटैक को बढ़ाता है। रिड्यूस वेट, जो ओबेज पर्सन है, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की जन्मदाता है, हमें क्या करना चाहिए, रिडक्शन ऑफ वेट करना चाहिए, और नॉर्मल एक्सरसाइज से या डाइट प्लान से और या लाइफस्टाइल को चेंज करके हम रिडक्शन ऑफ वेट कर सकते हैं। अवॉइड कैन फूड, जो पैक्ड डिब्बा बंद पैक्ड फूड होते हैं वो उनमें प्रिजर्वेटिव डला होता है, कई बार ये रिएक्शन का कारण बनते हैं और अस्थमा का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए और फ्रेश फूड खाना चाहिए, और साथ साथ जो सीजनल वेजिटेबल्स या फ्रूट हैं वो लेने चाहिए। और जितना भी हो सके, यदि थोड़ा सा अटैक माइल्ड अटैक आया तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, ताकि ये सीवियरिटी में ना जाए। कई बार क्या होता है, हमारे को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होता है। यदि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे हमें मान लो कॉमन कोल्ड हो गया, नाक से हुआ, लेकिन कॉमन कोल्ड भी कई बार क्या होता है, अस्थमैटिक यदि बिगड़ जाता है या काफी लंबे समय तक रहता है तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या अस्थमैटिक सिस्टम अस्थमा को का कारण बन सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई भी इन्फेक्शन जो हुआ तो तुरंत प्रभाव से ट्रीट करना चाहिए, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन में ना जा पाए। और डॉक्टर के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए और फॉलोअप कराना चाहिए, रेगुलर मेडिसिन करनी चाहिए।
और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो नाइट में मान लो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है नाइट में, हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा इनहेलर, कभी सफर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन करा, इनहेलर हमारा हमारे साथ होना चाहिए, ताकि हम जब भी जरूरत पड़े, थोड़ा सा अटैक की संभावना लगे, तभी हम इनहेलर को इनहेल कर सके। और जो ब्रोंकियल ट्री में स्पाज्म आया, नैरोइंग आई है या म्यूकस सेक्रीशन आई है, उसको हम रिडक्शन में ला सके। इसमें काफ़ी मेडिसिन होती है, यदि सीवियरिटी आती है तो क्विकली टर्म की मेडिसिन होती है और कुछ लॉन्ग टर्म की मेडिसिन होती है, उनके अनुसार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरत है। ये ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं ब्रोंकियल? क्योंकि ब्रोंकियल ट्री है जो बिग ब्रोंकाई है, दो है, राइट और लेफ्ट की, लेकिन आगे छोटी छोटी फर्दर और ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंक्योल होते हैं, एल्वेलाइन के साथ स्टक करती है। तो यहाँ इन्फेक्शन कहाँ से जाएगा या कोई भी ट्रिगर्स कहाँ से जाएगा? ये पैसेज से जाएगा और ब्रोंकियल ट्री को नैरो कर देता, इन्फ्लेम कर देता, रेडिश, थिकनेस और म्यूकस सेक्रेशन ज़्यादा होती है और मसल की कंट्रक्शन वहाँ ज़्यादा होने से अस्थमा का अटैक हो सकता है। इस अटैक को बचाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। नमस्कार।